वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। सो हम कंटिन्यू करने वाले हैं PYQ सीरीज इंडियन पॉलिटी की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हमारा पहला सवाल है, which of the following schedules contain special provisions for the administration of tribal areas in the four northeastern states of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram? ठीक है, तो आई थिंक हमने ये पहले क्वेश्चन करा है और थोड़ा अलग वे में करा था, बट चलो ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल। तो जो असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है, उसमें आई थिंक क्वेश्चन में आपको मणिपुर ऑप्शन दिया था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सी जो है स्टेट नहीं है। तो हमें पता था उस टाइम पे कि मिजोरम है, तो उसकी जगह ऑप्शन में मणिपुर था, तो मणिपुर आंसर वहाँ पे था। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे बताइए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है कौन से शेड्यूल में जो है इससे डील करते हैं, कौन से शेड्यूल में आएंगे। सो आंसर विल बी सिक्स्थ शेड्यूल। ठीक है, छठी सूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम को जो है ऐड करा गया है और उसमें वो आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें फर्स्ट शेड्यूल, तो फर्स्ट शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? तो ये सिंपली बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। किसके बारे में? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, ओके। फिर है हमारे पास सेकंड शेड्यूल। तो सेकंड शेड्यूल हम पीछे भी क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि सेकंड शेड्यूल जो है किससे डील करता है। बट यहीं पे अगर हम बात करें फिफ्थ शेड्यूल की, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें फिफ्थ शेड्यूल की, तो वो किससे रिलेट करता है? क्योंकि है तो वो भी ट्राइबल उससे रिलेटेड है ना। तो इसमें कौन कौन से जो है स्टेट्स आती हैं और पहली बात वो डील किससे करता है? तो जो फिफ्थ शेड्यूल है वो स्पेसिफिकली हमारे जो 10 मेनलैंड स्टेट्स है ना, जिसमें क्या है हैवी ट्राइबल पॉपुलेशन, वो उससे डील करता है। किससे? जो हमारे पास 10, ठीक है, 10 मेनलैंड जो हमारे पास स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या है ट्राइबल पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो उनसे डील करता है। तो वो 10 कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कुछ आइडिया है? क्या है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं? तो सबसे पहले वी हैव आंध्र प्रदेश, ठीक है, और कौन सी है? हिमाचल प्रदेश, और कौन सी है? झारखंड है, और कौन कौन सी हैं? हाँ जी, महाराष्ट्र, ठीक है, कौन कौन सी हैं? महाराष्ट्र है, और कौन सी है? मध्य प्रदेश है, और कौन सी है जी? छत्तीसगढ़। हम्म, छत्तीसगढ़ है, और कितनी हो गई? 6 हो गई ना। हाँ, और कौन कौन सी है जी? गुजरात है, उड़ीसा है, गुजरात है, उड़ीसा है, राजस्थान है, और कौन सी है? तेलंगाना। ठीक है, कितने हो गए? ठीक है, राजस्थान, हाँ, उड़ीसा हो गया। ओके, 10 हो गई आई गेस। ठीक है, तो ये सारी जो स्टेट्स हैं जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन क्या है, हेवीली है, ठीक है, हेवी ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो फिफ्थ शेड्यूल जो है उसके बारे में बात करता है। तो आई गेस फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल जो है अब हमारे पास क्या है, क्लियर है। ठीक है, जो सिक्स शेड्यूल है वो इन चारों से रिलेट करता है। ठीक है, और जो फिफ्थ शेड्यूल है इसमें किसके पास पावर होती है? प्रेसिडेंट और जो स्टेट के गवर्नर्स हैं उनके पास ये स्पेशल पावर दी गई है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके वहाँ के इंडिजीनियस कल्चर को और प्रिवेंट कर सकें लैंड एलियनाइजेशन को, ठीक है, और इंश्योर क्या कर सके? लोकल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो इससे जो है फिफ्थ शेड्यूल डील करता है। ओके, तो आई गेस ये सारे हमारे पास क्लियर हैं। और अगर आपके लिए क्वेश्चन में दूं तो आपको ये करना है सेकंड और थर्ड बताना है। वैसे आई गेस हम ये प्रीवियस क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन क्या है, सेकंड और थर्ड शेड्यूल जो है किस किस से डील करते हैं वो आपने मुझे बताना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following states is included in the sixth schedule of the constitution? Okay, so इन्होंने क्या पूछा है कि कौन कौन सी जो है इसमें इंक्लूड है। ओके, तो अभी हमने देखा कि जो सिक्स शेड्यूल है उसमें 4 स्टेट्स जो हैं आती हैं। ओके, तो इनमें से कौन सी है उन्होंने ये पूछा है, कौन सी नहीं है नहीं पूछा है। ये तो हमें पता होना चाहिए। मणिपुर है क्या? नहीं है। नागालैंड है क्या? नहीं है। मिजोरम, यस। सो आंसर विल बी मिजोरम। ठीक है, क्योंकि अभी हमने यहीं पे देख लिया है कि कौन कौन सी हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
ठीक है। और यहीं पे आपसे ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि नोट करके पूछ लें, तो नोट वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which schedule of Indian Constitution contain the provision on पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पंचायती राज जो है वो उनमें से कौन सा शेड्यूल है जो इससे डील करता है? 10th शेड्यूल, 11th, 9th और 12th, तो कौन सा हो सकता है इसमें से? सो आंसर विल बी 11th। ठीक है, हमें पता है कि जो पंचायती राज था, ठीक है, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है लाया गया था। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है इसको लाया गया था। ओके, अच्छा जी, अगर आपसे पूछा जाए अब 10th शेड्यूल के बारे में, ये किससे डील करता है? क्योंकि अब देखो हमारे पास क्वेश्चन भी है और साथ साथ में ऑप्शंस भी हैं, बट देखो अब यहाँ पे 10th शेड्यूल दिया है, भले ही इसका आंसर नहीं था बट हमें पता होना चाहिए क्योंकि आगे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो जो 10th शेड्यूल है वो किससे डील करता है? वो करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, किससे? एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? कुछ आइडिया है इसके बारे में? ये सिंपली क्या बोलता है कि जो भी एमएलए हैं, एमपीज हैं, ठीक है, उनको क्या डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कि अगर उन्होंने कोई क्राइम करा है या उन्होंने अपना जो पूरा उनका कार्यकाल में उन्होंने कोई भी ऐसी वो मिस्टेक करी है या कुछ भी उनके ऊपर चार्जेस लगे हैं, ठीक है, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि उनके पास कुछ प्रोविजंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल पावर्स होती हैं जो वो यूज करके मतलब यूज हो जाती हैं, और जिससे क्या है कि उन पे क्या है, सिंपल भाषा में अगर हम समझे, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपल समझते हैं कि उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ये बात करता है। किसकी? एमपीज और जो स्टेट एमएलए होते हैं उनसे रिलेटेड ये बात करता है। और जो ये 10th शेड्यूल है इसको 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है इसको लाया गया था, 10th शेड्यूल को। ठीक है, 1985 में ये आई थी। कब? 1985 में ये लाया गया था। ठीक है, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में 10th शेड्यूल को लाया गया था, और ये बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। और एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या? सिंपली डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड स्टेट एमपी, सॉरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट के जो हमारे एमएलए होते हैं उनसे, ठीक है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। ओके, अच्छा जी, 11th शेड्यूल जो है हमारे पास, उसमें क्या आएगा? ये तो हमने ऑप्शन देख लिया, पंचायती राज आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास? 9th शेड्यूल अब हम देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 9th शेड्यूल जो है वो देख लेते हैं। तो 9th शेड्यूल क्या बोलता है अब हमारे पास? ठीक है, अब ये देखते हैं। अब 9th शेड्यूल में क्या है? स्पेशल प्रोविजन है, किस चीज से रिलेटेड? ऐसे लॉ जिनको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है, 9th शेड्यूल क्या करता है? स्पेशल प्रोविजन देता है, किससे? जो एक लिस्ट बन रखी है पूरे लॉज की, ऑलमोस्ट मोर देन 280 लॉज हैं। ठीक है, तो एक पूरी लिस्ट बन रखी है जो कि क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं सेंट्रल और स्टेट लॉज को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन है। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन है किससे रिलेटेड? लॉ को प्रोटेक्ट करने का, सेंट्रल एंड स्टेट लॉज को जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट लॉ को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ओके, जुडिशियल रिव्यू। और जो ये 9th शेड्यूल है इसको कब लाया गया था? कब आया है ये? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जो हुई थी उसमें 9th शेड्यूल लाया गया था। सिंपली इसमें क्या है, एक बार हम फिर से इसको एक बार समझ लेते हैं। सिंपल क्या है? स्पेशल प्रोविजन है इसमें, किस चीज के लिए? प्रोटेक्ट करने का, किसको? सेंट्रल एंड स्टेट लॉज को फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, बस इसमें आपने इतना ही समझना है। और अब बात करते हैं हमारे पास किसके बारे में? 12th शेड्यूल के बारे में। ठीक है, पहले अब जैसे देखो 11th जो था किसके बारे में बात कर रहा है? पंचायती राज। तो वैसे जो हमारे पास 12th शेड्यूल है ये बात करता है हमारा एमसीज के बारे में, म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। ठीक है, उसके बारे में बात करता है। तो इसके लिए वो भी आया होगा, किसी अमेंडमेंट के थ्रू लाया होगा। तो जैसे 73 थी पंचायती राज के लिए, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है हमारा 12th शेड्यूल। ठीक है,
इसके द्वारा ये लाया गया था 1992 में, ये भी ध्यान रखेंगे ईयर भी, है ना। 1992 में 12th शेड्यूल को लाया गया था। और किससे डील करता है? एमसी से, म्यूनिसिपैलिटी से, उनकी पावर, उनकी अथॉरिटीज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ जो है उससे डील करता है 12th शेड्यूल। ठीक है, ओके, ये ध्यान रहेगा ना। और इसमें हमने बोला जो ये 9 शेड्यूल था, ये कितने ऑलमोस्ट 280 लॉज को क्या है, ये मोर देन 280 लॉज को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। क्योंकि अभी हमने बोला कि ये स्पेशल प्रोविजन है किसके लिए, प्रोटेक्ट करना है सेंट्रल और स्टेट लॉज को, किससे, जुडिशियल रिव्यू से। ठीक है, ओके। तो आई गेस अब हमारे पास 10th 11th 9th और 12th शेड्यूल हम यहीं से समझ चुके हैं एक ही क्वेश्चन से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है जो हमारे पास ये है पंचायती राज है, उसमें टोटल कितने विषय हैं, कितने टोटल वो ऐड करे गए हैं, ऑलमोस्ट 29। ठीक है, 29 जो है इसमें फंक्शनल वो हैं। ठीक है, फंक्शंस हैं जिससे जिससे ये डील करता है। ओके, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, किससे डील करता है, स्टेट्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनियन टेरिटरीज और पंचायत्स, किससे डील करता है? 8, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज से, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और यूनियन टेरिटरीज के हमने वो देख लिया अभी किससे, कौन से उसमें थे, ठीक है, कौन से शेड्यूल में थे, 4th शेड्यूल में जो थी यूनियन टेरिटरीज जो है हमारी आती हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है, पार्ट पूछा है, तो आपके लिए पार्ट भी क्लियर है यूनियन टेरिटरीज से। ठीक है, अच्छा, अगर शेड्यूल पूछ लें कि कौन से शेड्यूल से उसमें आती हैं यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, किस में आएंगी, फर्स्ट में। ठीक है, शेड्यूल 1 में ही आएंगी। और अगर आर्टिकल्स पूछे कहाँ से कहाँ तक डील करते हैं, तो आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, तो यहीं से हमने पता कर लिया कि यूनियन टेरिटरीज जो हैं किस कौन कौन से पार्ट में आती हैं, कौन सा शेड्यूल इससे रिलेट करता है और कौन से इसमें आर्टिकल्स आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी इसकी वो दे रखा है कि कौन कौन से इसमें चीजें सारी इसमें इसके बारे में बता रखी है। ठीक है, पूरे आर्टिकल वो दे रखे हैं। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज नहीं, यूनियन एंड स्टेट्स, तो इसमें आर्टिकल 1 to 4 नहीं आएगा, सॉरी, ये नहीं आएंगे। सिंपली बस आपने ये याद रखना है, यूटीज वाला और शेड्यूल 1, ठीक है, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आता है, बस ये वाला 1 to 4 वाला नहीं रखेंगे। अब यहाँ से देखते हैं, जो यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, उनका उल्लेख भाग 8 में करा गया है। मतलब स्पेशली जो यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करी है वो इसमें करी गई है। और आर्टिकल 239 से 242 तक इसमें आते हैं। जो मैं 1 to 4 आपको पहले बता रही थी वो उसमें यूनियन एंड स्टेट्स और वो कैसे बनती हैं, क्या होता है, वो उससे रिलेट करता है। सो आई गॉट कंफ्यूज्ड। ओके, सो आपने ये वाला ध्यान रखना है। ठीक है, आर्टिकल ये 239 से 242 तक। ओके, और भाग 8 में ये है। अच्छा, इसके साथ ही इन्होंने भाग 9 भी दे दिया है, तो उसमें अभी हमने पढ़ा कि पंचायतों का उल्लेख है। ठीक है, तो मतलब जो पार्ट 9 है वो किससे डील करता है, हमारा पंचायत से रिलेटेड। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, 243 से लेकर 243 क से अण तक, ठीक है, न तक, ठीक है, अण तक, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने बस। ओके, ठीक है। और वैसे ही आपके लिए जो 9th ए है वो किससे डील करता है, एमसी से, म्यूनिसिपैलिटीज से। ठीक है, और इसमें भी त से लेकर य छ तक आता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ठीक है, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉट, है ना, तो ये वाले हमें स्पेशली आपको मार्क करके रखना है, सो दैट जब आप ऑप्शन टिक करें तो आप कंफ्यूज ना हो। तो उन्होंने पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो हमें पता है 8 शेड्यूल किससे रिलेटेड है, लैंग्वेजेस से है। ठीक है, ओके जी। जो सेकंड शेड्यूल है वो किससे है, इन्होंने दे रखा है यहाँ पे फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस। फोर्थ उन्होंने दे रखा है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। और 10th देखो, हमने अभी जो हमने पीछे पढ़े हम उस हिसाब से यहाँ से ऑप्शन कट करेंगे। ठीक है, 8 हमें पता है लैंग्वेज से रिलेट करता है। और 10th अभी हम पढ़ के हटे हैं कि डिफेक्शन से था, एंटी डिफेक्शन लॉ था। तो अब सेकंड और फोर्थ में से कौन सा हो सकता है। ठीक है, सो आंसर विल बी बी, ओथ, सॉरी, फॉर्म ऑफ ओथ ऑफ ऑफिस।
ठीक है। और फोर्थ शेड्यूल हमें पता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा ही है। तो अब यहाँ से समझेंगे, ठीक है, यहाँ से समझेंगे। तो एट शेड्यूल क्या है, लैंग्वेजेस हैं। सेकेंड शेड्यूल में क्या है, जो भी ऑफिस की ओथ लेनी होती है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, चाहे वो गवर्नर है, हमारे लोकसभा के जो स्पीकर हैं और डेप्यूटी स्पीकर हैं, ठीक है, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों मतलब जो भी वहां के क्या होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, और उन सबके वेतन और भत्ते पेंशन के बारे में यहाँ पे क्या दे रखा है, किसमें, सेकेंड शेड्यूल में बता रखा है, ठीक है। वहीं अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ठीक है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ओके, कि कितना जो है राज्यसभा के लिए सीट्स जाएंगी किसी भी उससे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और टेंथ हमने देख लिया कि दल बदल संबंधी प्रावधान मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। और जब भी देखो मैंने आप यहाँ पे हमने थर्ड नहीं करा है ना, जो हमने पढ़ा था थर्ड शेड्यूल, तो थर्ड शेड्यूल हमने नहीं करा है, तो इसमें बात करी जाती है। अब ये थर्ड शेड्यूल बात करता है किसके बारे में, ओथ के बारे में, ओथ ऑफ ऑफिस, ठीक है। जो सेकंड जो शेड्यूल है वो बात करता है इन सबके किसके बारे में, पेंशंस और जो उनकी क्या होंगी, क्या नाम, सैलरीज होंगी, उनके बारे में सेकंड शेड्यूल बात कर रहा है। लेकिन जो थर्ड शेड्यूल है वो ओथ ऑफ ऑफिस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा वाला आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा जी, और इससे रिलेटेड आपके लिए थोड़ा सा मैं एक दो आर्टिकल्स बता देती हूँ, थोड़ा आप भी होमवर्क के लिए रखेंगे कि इसमें देखो कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे पास जो थर्ड शेड्यूल है, ठीक है, जो थर्ड शेड्यूल है उससे अगर हमें पूछा जाए कि कौन कौन से आर्टिकल्स इससे रिलेट करते हैं, तो एक तो हमारे पास आ जाएगा 75 क्लॉज 4, ठीक है। अगला आएगा आर्टिकल 99, ठीक है। अगला कौन सा आएगा 124। सिंपली चलो मैं आपको आर्टिकल्स बता रही हूँ, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा कि ये आर्टिकल्स किस बारे में बात करते हैं वो आप देखेंगे, ठीक है, कि कौन सा वाला कौन से उसके लिए बात कर रहा है, कि कौन ऑफिस जो है ओथ लेगा ऑफिस में, ठीक है, कि 75 आप मुझे बताएंगे प्रेसिडेंट से है या वाइस प्रेसिडेंट से है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अगला कौन सा है, इसका क्या है, क्लॉज 6 है। अगला है 148, ठीक है, 148 क्लॉज 2, ठीक है, 148 क्लॉज 2। उसके बाद कौन सा है 164 क्लॉज 3, 164 क्लॉज 3, ओके। फिर है जी हमारे पास 188 एंड 219, ठीक है। ये सारे आर्टिकल्स जो हैं थर्ड शेड्यूल जो है हमारे पास उससे डील करते हैं ओथ ऑफ ऑफिस के बारे में, और ये बात करता है थर्ड शेड्यूल। और वहीं जो सेकंड था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में हमें दे रखा था ना कि सेकंड शेड्यूल जो है क्या है, फॉर्म ऑफ ऑथ ऑफ ऑफिस है, बट वो हमने बोला था करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ किस बारे में बात कर रहा है, सैलरीज के बारे में और जो पेंशन के बारे में, किसकी, इन सब की, ठीक है, ओके। तो आपके लिए होमवर्क यही है कि आपने क्या करना है, पता करना है कि ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। एक तो बात तो हमें पता है कि ये कर रहे हैं ओथ के बारे में, बट किस किस की ओथ के बारे में बात कर रहे हैं ये आप चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following schedule of the constitution of india has incorrectly, ये वर्ड ध्यान रखना है, correctly नहीं पूछा है, incorrectly पूछा है, ठीक है। so incorrectly match with its content. First schedule the state and the union territories, okay. Third schedule forms of oath or affirmations, ठीक है, ये भी हमने अभी पढ़ा है। Fourth schedule allocation of seats in the council of states एंड सेकेंड शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो अभी हम देख के गए हैं अभी पिछले स्लाइड में कि जो लैंग्वेज है उससे कौन सा आर्टिकल डील करता है, वो सॉरी आर्टिकल नहीं, कौन सा शेड्यूल, तो वो है एट्थ, ठीक है, एट शेड्यूल डील करता है। तो आंसर विल बी डी, जो डी है वो इनकरेक्टली मैच है, क्योंकि फोर्थ जो किसकी बात कर रहा है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन दी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ भी हम यहाँ पे देखा है ना हमने, हाँ देखो राज्यसभा में स्थानों की आवंटन, ठीक है, तो मतलब ऑब्वियसली कहाँ से होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट, उन्हीं को बोलेंगे हम, ठीक है, राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे। तो आई थिंक ये अब सारे शेड्यूल हमें क्लियर होते चले हैं कि कौन सा किस चीज से डील कर रहा है, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट
यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑन मैटर्स रिलेटेड टू। अब देखो हमारे पास पता है ना, हमें हमारे पास लिस्ट है, एक है हमारे पास यूनियन लिस्ट, एक है हमारे पास स्टेट लिस्ट, और एक है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास तीन लिस्ट हैं। तो जो यूनियन है, ठीक है, मतलब उस इससे रिलेटेड कौन लॉ बनाएगा, जो इस लिस्ट में चीजें दे रखी हैं, तो वो बनाएगा सेंटर। ठीक है, और स्टेट लिस्ट से रिलेटेड कौन बनाएगा, स्टेट। और जो कॉन्करेंट है, इस जो लिस्ट है उससे जो भी उसमें लिस्ट में मुद्दे दे रखे हैं, उसमें जो भी दे रखी है चीजें, रिलेटेड मैटर्स दे रखे हैं, तो उसमें स्टेट एंड सेंटर, ठीक है, दोनों ही क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स कि किसकी ज्यादा चलेगी लॉ बनाते हुए, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर हम इसको समझें तो कौन इसमें वो करेगा, सेंटर की पावर ज्यादा होती है कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, इतना समझ आ गया। तब उन्होंने पूछा है कि यूनियन जो लेजिस्लेचर है, मतलब जो सेंटर है, वो इनमें से किस चीज में जो है अपने लॉ बना सकता है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ऑप्शन है पब्लिक हेल्थ, पुलिस, रेलवेज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखो अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात हो रही है तो इसमें सेंटर क्या करेगा, लॉ बना के, ऑब्वियसली किससे रिलेटेड होगा, स्टेट से। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम ऐसी लॉजिक अपना लगा के चले तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब पब्लिक हेल्थ है तो पब्लिक हेल्थ से भी रिलेटेड जो भी चीज बनेगी, ठीक है, वो कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगी। ठीक है, ओके। अब आती है बात पुलिस की। पुलिस किसके अंडर आती है, स्टेट या सेंटर के, हाँ, पुलिस भी किस में आती है, स्टेट लिस्ट में ही आएगी हमारे पास। ठीक है, सो हमारे पास एक ही बच रहा है, रेलवे। ठीक है, सो रेलवे जो है उससे रिलेटेड कोई भी लॉ बनेगा तो वो कौन बनाएगा, यूनियन जो लेजिस्लेचर होगी वो बनाएगी, मतलब सेंटर बनाएगा। ठीक है, सो आंसर विल बी रेलवेज। ठीक है, ओके। और ये तीनों अब हमें पता चल गया कि जो पब्लिक हेल्थ है, पुलिस है और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, वो कौन सी स्टेट सॉरी कौन सी लिस्ट के अंदर आते हैं, तो वो आते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर। ओके, ठीक है जी। यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में वो दे रखी है, ठीक है, जानकारी, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बता रखा है कि कौन से जो है, देखो यहाँ पे जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, संचार है ना, रेलवेज, डाक सेवा, ये सारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियों, संघ, राज्य और इसमें का उल्लेख किया गया। और ये सारे किस में आते हैं, इसमें आते हैं, किसमें, संघ सूची में। ठीक है, यूनियन लिस्ट में आएंगे। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंशन्ड। अब देखो इन्होंने पूछा है कि जो सेंटर और स्टेट है उसके जो रिलेशंस होते हैं, ठीक है, वो कौन से जो आर्टिकल हैं इनमें से उसमें मेंशन है। ठीक है, सो पहला क्या है, पार्ट 4th, पार्ट 11th, ठीक है, अगला है पार्ट 10 और अगला है पार्ट 12। तो कौन से आर्टिकल, और साथ में आगे इन्होंने आर्टिकल भी मेंशन कर रखे हैं, तो कौन से आर्टिकल्स आएंगे, हम्म, ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, जो हमारे पास पार्ट 11 आएगा, ठीक है, कौन सा, पार्ट 11, और आर्टिकल कौन से हैं, 245 से लेकर इन्होंने 255 दे रखे हैं, बट ये होते कितने टोटल, 263। ठीक है, अब मैंने क्यों बोला यहाँ पे 263, क्योंकि ये ना थोड़े उसमें डिवाइड हैं। ठीक है, डिवाइड किस में है, एक तो उनके लेजिस्लेचर रिलेशन के बारे में बात हो रही है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में, और एक हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में, और एक होती है बात किसके बारे में, फाइनेंशियल रिलेशंस। वो आते हैं हमारे 268 से, वो आते हैं हमारे पास 268 से लेकर कहाँ तक, 293 तक। ठीक है, 293 तक। ओके, यहाँ पे आते हैं, तो ये जो ये हैं ये डील करते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस किसके, सेंटर और स्टेट के। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 245 से लेकर कहाँ तक, 255 तक आते हैं हमारे पास कौन से, लेजिस्लेचर रिलेशंस। ठीक है, लेजिस्लेचर रिलेशंस सेंटर और स्टेट के। ठीक है, फिर 256 से लेकर 263 तक हमारे पास आते हैं कौन से, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस सेंटर एंड स्टेट के। तो ये ध्यान रखना है,
ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्लियर भी हो गया। जो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लेजिस्लेटिव रिलेशन सेंटर और स्टेट के, आर्टिकल 245 से 255 तक, फिर 256 से 263 जो है वो किससे डील करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से, एंड 268 से 293 आते हैं फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन किसके, सेंटर एंड स्टेट के। ओके। और इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, डिवीजन ऑफ टैक्सेस आ जाता है इसमें, जब हम फाइनेंशियल रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो क्या क्या आ जाता है इसमें, देखो यहाँ पे लिखती हूँ। 268 से 293 है, और मैंने कहा है कि ये बात कर रहा है फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा फाइनेंशियल रिलेशन में, एक आ जाएगा डिवीजन ऑफ टैक्सेस, ठीक है, एग्जाम्पल लिख के चलते हैं। डिवीजन ऑफ टैक्सेस आ जाएगा, ग्रांट एंड एड्स आ जाती हैं, ठीक है, ग्रांट एंड एड्स, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी, फाइनेंशियल रिलेशंस में। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आप जो है इसके बारे में याद रखेंगे। और सिंपली अगर आपको जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंटर और स्टेट रिलेशंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में मेंशन है और आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो हमें पार्ट पता चल गया है, पार्ट 11 और आर्टिकल 245 से 255। ओके, ठीक है, ये देख लिया ना। Okay, next. Which article of the Constitution of India provides for reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the Lok Sabha? ठीक है, क्या कहने का मतलब है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होते हैं उनके लिए क्या है प्रावधान, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स का। ठीक है, किसमें है, लोकसभा में। तो वो उन्होंने पूछा है कि कौन सा आर्टिकल उससे डील करता है, 335, 330, 321 और 325। तो बताना है आपको कौन सा आएगा। आर्टिकल इसमें आता है हमारे पास 330। ठीक है, जो आर्टिकल 330 है वो डील करता है किसके बारे में, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में, किसकी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, किसमें, लोकसभा में। ठीक है, आर्टिकल 330। अब देखो बाकी तीन आर्टिकल्स भी दे रखे हैं, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं इसकी बात करूं आर्टिकल 321 की, तो ये किससे डील करता है, ये एक्सपैंड करता है फंक्शंस किसके, सिंपली एक्सपैंड करता है फंक्शंस किसके, जो यूपीएससी और स्टेट, जो हमारे सिविल, जो स्टेट हमारे वो होते हैं सिविल सर्विसेज है ना, उनसे उनके बारे में ये डील करता है। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उनके पावर और उनके फंक्शंस हैं उनको एक्सपैंड करने की बात हो रही है इसमें आर्टिकल 321 में। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या है आर्टिकल, ये अपना 335। तो ये क्या बोलता है कि जो SC STs हैं, ठीक है, उनको क्या मिले, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिले। ठीक है, वो क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम ऑफ SC STs इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, क्लेम ऑफ SC और STs इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ये वाला आर्टिकल भी, अगर आप, और यहाँ पे रिजर्वेशन बोली है सीट्स की किसमें, लोकसभा राज्यसभा में, ये हमने देख लिया आर्टिकल 330, 335 हम देख चुके हैं, क्लेम ऑफ SC STs इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर ये 321 हमने देख लिया। अच्छा जी, अब रहता है 325, ये किससे डील करता है 325, ये किससे डील करता है, ये सिंपली क्या करता है, प्रोहिबिट करता है किस चीज को, डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को, किसमें, कि कोई भी व्यक्ति है उसको किसमें वो ना करा जाए, डिस्क्रिमिनेट फ्रॉम इलेक्टोरल रोल। ठीक है, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम इलेक्टोरल रोल, मतलब किसी भी व्यक्ति को, या ऐसा नहीं हम बोल सकते कि आपको मतदान सूची में नहीं डाला जाएगा या आपको मत देने से रोका जाएगा। तो हम किसी को भी जो है उनकी कास्ट, उनके सेक्स, ठीक है, उनके प्लेस ऑफ बर्थ, उस पर हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि हम आपको जो है या तो मतदाता सूची में हम आपको क्या नहीं करेंगे, इनरोल नहीं करेंगे। ठीक है, या तो हम आपको मत देने का अधिकार नहीं देते। तो ये जो है उसको प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। तो आई गेस ये चारों आर्टिकल्स जो है हमारे यहीं से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आई गेस, यहाँ पे ये देखो एक्सप्लेनेशन दे रखी है यहाँ पे ना आर्टिकल्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। ठीक है, सो ऑप्शंस देख लेते हैं, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड एंड फर्स्ट। कौन सा शेड्यूल बात करता है, फर्स्ट हमें पता है यूनियन एंड इट्स
व्हाट, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में बात करेगा, ठीक है। सेकंड हमें पता है किसके बारे में बात करता है, हाँ जी, अभी पीछे पढ़ के हटे हैं। सो आंसर विल बी फोर्थ, ठीक है। जो फोर्थ शेड्यूल था वो किसके बारे में बात कर रहा है कि राज्यसभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। किसमें राज्यों के परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये अभी सारा हमने पढ़ लिया पीछे, है ना। ओके, नेक्स्ट, अंडर शेड्यूल 7th of the constitution the subject education lies under which list, ठीक है। यूनियन लिस्ट, यहाँ पे ना, ओके यहाँ पे सब लिस्ट लिखा है, ओके, उप सूची। अगला है कॉन्करेंट लिस्ट एंड देन वी हैव स्टेट लिस्ट। तो ये जो है किससे डील करता है, शेड्यूल 7। अभी पीछे पढ़ा जो उसमें एजुकेशन आता है ना वर्ड, सॉरी सब्जेक्ट, वो किससे डील करता है, तो वो करता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट से, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट से, तो पहले जो था ना एजुकेशन, वो किस में आता था, स्टेट लिस्ट में आता था, ठीक है। स्टेट लिस्ट में ये आता था हमारे पास, बट इसको जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया, कब, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो है इसको स्टेट लिस्ट से उठाकर कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, तो मतलब सिंपल, और 7 शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, सारी लिस्ट के बारे में, कौन सी, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, उनके बारे में बात करता है, ठीक है। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये ध्यान रखना है, नॉट अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब उन्होंने पूछा है कि कॉन्करेंट लिस्ट में इनमें से कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। पहला है दिवालियापन, ठीक है, और दिवाला, ठीक है, अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट, ठीक है, पब्लिक हेल्थ और ट्रेड यूनियंस, कौन से जो है कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आते हैं, पूछा है, नहीं, ये नहीं पूछा कि कौन से आते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ पब्लिक हेल्थ किस में आएगा, अभी पढ़ा था हमने पीछे कि पब्लिक हेल्थ कौन से उसमें आता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन, थोड़ा सोचिए, अपना दिमाग चलाइए कि पब्लिक हेल्थ कौन सी लिस्ट में मैंने बताया था अभी, ठीक है। सो इससे हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो ये ए है ऑप्शन, बी है और जो डी है, ये किस में आ रहे हैं, ये हमारे पास आ रहे हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, तो ये भी आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है, कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, बैंकक्रप्ट, ये आ रहा है ना, बैंकक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, एडल्ट्रेशन और ट्रेड यूनियंस, ठीक है। ओके, तो ये जो हैं किस में आ रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहे हैं, ओके। ओके, so that is it for today. Thank you so much for watching.